एस्केप वेलोसिटी के बाद मैंने ये पढ़ाया था, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट। Yes. No, sir. हाँ No, sir. नहीं, चलो so heading is motion of satellite in a circular orbit. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब आपको पता है। जस्ट एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सपोज ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है, ये कोई सैटेलाइट है जो घूम रहा है ओमेगा स्पीड से कह लो या जो भी। यहाँ पर प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन देगा, है ना? बोलो। Yes. So gravitational attraction is G, mass of planet, mass of satellite upon r square. This should be equal to m, that is mass of satellite into v square upon r. कॉमन सेंस है ये तो, Yes. है ना? तो इस कॉमन सेंस में अगर देखोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी अंडर रूट जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सिंपल है। ये अगर स्पीड मिल गया तो एक पूरे रोटेशन में टाइम कितना लगेगा? तो 2 पाई आर अपॉन वी लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. दैट इज 2 पाई आर टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट, ऐसा कुछ होगा। Yes. Yes, sir. ये आपको याद रखना है एक्सप्रेशन, क्योंकि आगे के एक्सप्रेशन इसके बाद जो एलिप्टिकल सर्व ऑर्बिट करेंगे तो भी एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा का चेंज नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट भले ही चेंज आएगा बट एज फार एज एक्सप्रेशन इज कंसर्न बहुत ज्यादा का चेंज नहीं है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, Yes. है ना? Yes. Yes, sir. अब कुछ कॉमन सेंस देखो। सुनते रहते हो ना कि इंडिया ने एक सैटेलाइट छोड़ा टेलीकम्युनिकेशन पर्पज से या वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो Yes. जरा ऐसे सोचो कि सपोज इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है? तो इंडिया ने अगर सैटेलाइट लॉन्च किया है, पर्पस मान लेते हैं वेदर फोरकास्टिंग है, तो वो हमारा इंडिया के मैप में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, हमेशा इस सैटेलाइट के कैमरा को यहीं माउंट होना चाहिए। कैमरा बोल दो या सिग्नल प्रोसेसर बोल दो या जो भी कह दो, उसको यहीं पे माउंट होना चाहिए। Yes. और अर्थ Yes, भी sir. अपने और अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अगर सैटेलाइट और अर्थ इन दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है तभी वो हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है?
और अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड फिक्स है 12 आवर, सॉरी 24 आवर, है ना। Yes, sir. Yes. तो अगर ये टाइम पीरियड 24 आवर होगा तो उस केस में वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। अच्छा एक चीज और देखो, सब कुछ इसमें कांस्टेंट है रेडियस के अलावा, Yes. तो वो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, हाँ सर. है ना। Yes. अर्थ के अराउंड वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट होगा। तो आपको आगे एक ही ऑर्बिट में बहुत सैटेलाइट होंगे, दुनिया भर के सब लोग, तो ऐसा नहीं है। एक पॉइंट के अबाउट अगर 3 डायमेंशनल फील्ड देखोगे, आई मीन 3 डायमेंशनल स्पेस देखोगे, तो सेम रेडियस के इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं ना। हाँ सर, 3D में हो सकता है ना। सो फर्स्ट केस इज if time period of satellite, कौन सा सैटेलाइट, अर्थ के अराउंड जो घूम रहा है, अराउंड अर्थ इज 24 आवर। 24 आवर किस डायरेक्शन में, है. वेस्ट से ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट। then it will appear stationary with respect to earth, है ना। Yes, sir. Yes. full stop। such satellites are called, कहीं कहीं देखते होगे बुक में जियो सिंक्रोनस भी लिखा रहता है, जियो स्टेशनरी भी रहता है, एक ही बात है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कोई दिक्कत। No, sir. अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। ऊपर जो v की वैल्यू है उसको पुट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, g मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखोगे तो पढ़ चुके हैं हम लोग, -g मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r होगा। Yes. टोटल एनर्जी देखोगे तो इन दोनों का सम होगा। Yes. That is g mass of planet into mass of satellite upon 2r। क्लियर है। Yes. विथ माइनस साइन, सॉरी, विथ माइनस साइन। ये तीनों एनर्जी देखने से आपको थोड़ा सा वो याद आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, सर. हाँ, sir. -13.6. सेम टोटल एनर्जी तो था। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Yes. इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, Yes. Yes. और टोटल एनर्जी नेगेटिव है, वही रीजन है इसके स्टेबिलिटी का, हाँ सर. है Yes. ना। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होती है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि वी वुड रिक्वायर्ड मिनिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। ऐसा ही कुछ रहता है ना।
Yes, sir. तो सिमिलरली इस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल बाहर करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी लगेगी। नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है। हाँ इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होल्ड करके रखने के लिए। तो इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी था बाइंडिंग एनर्जी। सर ऐसा बोर्ड नहीं था पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़े बोल हो? सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नहीं सर, नहीं सर रेडियो एक्टिविटी वगैरह नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट ये सब ठीक है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलो, सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ total energy explains the stability of this dynamic equilibrium। समझ रहे हो बात को ना? यस Hence also called as binding energy। अच्छा, अभी तक लिखने नहीं दिया ना, बहुत हो गया। रुक जाओ, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया? Yes, sir. यस सर आगे बढ़े? एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. कीजिए। सर मुझे अप्रोक्सीमेट 6.4 into 10 to the power 24 ऐसा आ रहा है। ये सही आ रहा है। अर्थ का वेट ही पूछा है ना? हाँ, मास उतना ही होता है, 6 × 10⁻24 के आसपास सही आ रहा होगा। और किसी को? सर वही आ रहा है 6 × 10⁻24। वेरी गुड। यस आ गया सबको? आगे बढ़ो, Yes, sir. बताने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन
इधर देखो, ये जो सैटेलाइट है ये किधर जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव कर रहा है, और ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ऐसा कुछ है ना? नहीं नहीं सॉरी, सर ये भी वेस्ट। ये भी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, बट 11.6 आवर में दोबारा मिलता है, यही है ना? अब तो वही सर, रिलेटिव एंगुलर एंगुलर एक्सीलरेशन का स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ is angular speed of satellite minus angular speed of earth, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सो एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट मेरा हो जाएगा एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ प्लस दैट ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 11.6 प्लस 2 पाई/24 प्लस 2 पाई अपॉन 24, ये यूनिट हो जाएगा रेडियन पर आवर में। रेडियन पर आवर में। हो गया ऐसा? हाँ सर। यस सर। सर और- वरना हम टाइम पीरियड भी ले सकते हैं ना इसमें। हाँ 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 कर सर। सकते हैं, कर सकते हैं। चलो टाइम पीरियड कर ले, तो ये अगर ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट जी, इस केस में मास ऑफ अर्थ आ जाएगा इनटू रेडियस टू द पावर 3/2, ऐसा। यस। तो इस टाइम पीरियड को हम 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, समझ रहे हो? सो 11.6 इंटू 24 अपॉन 11.6 प्लस 24, बट ये रेडियन पर आवर में है, तो इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा मुझे? 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ, और रेडियस कितना दिया है? 2 into 10⁻⁷ मीटर। 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁷ टू द पावर 3/2। तो कैलकुलेशन है, दोनों होल स्क्वायर कर दोगे, मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट कितना आता है 6.4 आ रहा है। इंटू 10⁻24 ना? हाँ Yes, सर। तो जी ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। का आगे बढ़े? सर 6 आता है, 6.4 नहीं आता। एग्जैक्ट 6 आता है क्या? सर मतलब 5.96 आता है, तो 6 ले सकते, 6.4 नहीं आता। अच्छा 6 मैंने नहीं चेक किया, मैं 6.0 नहीं होता। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है ऐसे क्वेश्चन में। तो एक और क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना इसको, इसमें जल्दबाजी करने से दिक्कत हो जाएगी। दिख रहा है सबको? कोशिश कीजिए। नहीं, दोनों गलत है आंसर। नहीं, रॉन्ग है आंसर। और कोई?
So 1.57 hours. नहीं, चलो देखो, a satellite is launched into a circular orbit 1600 kilometer above the surface of earth. Find the period of revolution. तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो होना चाहिए बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम पीरियड का मेरे पास फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट जी मास ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पर अर्थ होगा, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस r टू द पावर 3/2, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 पाई अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ रहने दो। रेडियस यहाँ क्या हो जाएगा, 1600 किलोमीटर एबव सरफेस ऑफ अर्थ है। Yes. तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 1600 किलोमीटर टू द पावर 3/2, ऐसा। Yes. Yes, sir. तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट। एक चीज और देखो, मतलब थोड़ा, यार नीचे ले आओ तो फिर वो हाँ, 9.83 GM/r² होता है स्मॉल जी, तो ये स्मॉल जी इंटू r² लिख सकते हैं इसको। यस और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 1600 टू द पावर 3/2 होगा। Yes, sir. तो इसको ऐसे कर दीजिए, 2 पाई, इसको अंडर रूट 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ बाहर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 1600 किलोमीटर यूनिट में टू द पावर 3/2। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है मुझे। So 1.97 hour. नहीं बेटा, तो जो आंसर दिया हुआ है वो तो वो नहीं है, देखते हैं वैसे। 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10⁻³ ऐसा होगा। और 6400 प्लस 1600 कितना होगा? 80 मतलब 8000 8000 इंटू 10⁻³ टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ। Yes, sir. यस तो ये हो गया 2 पाई रूट 9.8 कितना होगा, 3.14 होगा शायद, क्योंकि पाई² जी होता है, ऐसे समझो, मैं बताता हूँ, मैं कैलकुलेशन और छोटा करता हूँ। पाई² जी होता है, तो ये हो जाएगा, MashaAllah. हाँ ये 2, और ये हो जाएगा 10⁻5, और इधर 10⁻8 टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 10⁻12. तो 1/32 10⁻⁻5 इधर कर देते हैं, इधर हो गया 8 टू द पावर 3/2, तो 8 टू द पावर 3/2 कितना होगा? रहने देते हैं, बाद में करेंगे। इधर 10⁻6 टू द पावर 3/2, 6 टू द पावर 10:9. 9 6 इंटू 10⁻⁹, ऐसा कुछ सेकंड में आएगा ये। तो 10⁻4 हो गया ये, 10⁻4 मतलब 10,000, ये दोनों मिला के। हाँ। नीचे 32, 8 टू So द सबको पावर, 2 के पावर में लिख लो, 2:5 और उसको 2:2. हाँ इसको कितना लिख सकते हैं? 2:5. 2⁵, ये सही रहेगा, और मेहनत कम हो जाएगी, सही बोला इसने।
मैं 32 को लिख देता हूँ 2⁵ और इसको लिख देता हूँ 2⁵ 9/2. 9/2। 9/2. तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन √2। Yes, sir. हाँ सर. दैट इज 5,000 √2। Yes, sir. So 1.97 hours ही आता है इससे. अच्छा, अपॉन 3600 दिस मच आएगा। कितना आता है 1.97. पक्का? हाँ सर. हाँ सर, अप्रॉक्स हो जाता है. हाँ सर 1.8 hours. ठीक है, तो होगा बेटा, मुझे हो सकता है बुक में गलत आंसर थे, 1.8 आवर्स आंसर होगा। आया समझ में? ठीक है, बी पार्ट हाँ. कीजिए। बी पार्ट का भी कुछ आंसर आया है क्या? अच्छा, कोशिश कर लो पहले। आया कुछ? चलिए देखिए। सर भेजा चैट. क्या लिखा है? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड शुड इट बी लॉन्च्ड सो दैट इट मे अपीयर स्टेशनरी ओवर अ पॉइंट ऑन द अर्थ इक्वेटर? ठीक। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड शुड इट बी लॉन्च्ड सो दैट इट मे अपीयर स्टेशनरी। अच्छा, मतलब मुझे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का लोकेशन चाहिए, यही ना? हाँ, तो बस हाँ सिंपल सर. काम है। तो इक्वेशन बन जाए लेकिन कैलकुलेट नहीं हो रहा है. अरे नहीं, 2 सेकेंड। ऊपर ऊपर वाला तो मिल चुका है तुम्हें 1.8 आर, तो ज्यादा मेहनत मत करो ना, सीधा सीधा क्या कर दो, 1.8 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन √g मास ऑफ अर्थ। ये कितना था? 8 into 10 power 7. 8,000. 8 इंटू 10 10 power raised to 7 meter. 10⁻7 था, मैंने नहीं देखा, बताओ। हाँ सर. 8,000 किलोमीटर 6 रहेगा. हाँ, 8,000 किलोमीटर तो 6 होगा शायद ना? हाँ सर. 6. हाँ सर 6. हाँ सर 6. तो 8 इंटू 10⁻6 टू द पावर 3/2 ऐसा था। तो जब ये 24 आवर होगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 पाई अपॉन √g मास ऑफ अर्थ, और मुझे हाइट के टर्म में निकालना है ना, तो हाइट के टर्म मीटर में तो 6400 प्लस h किलोमीटर में करना है ना, तो इंटू 10⁻³ होल टू द पावर 3/2 ऐसा लिख दूं। समझे कि नहीं? Yes. Yes. हाँ. अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। So 1.97 है. 1.8 नहीं है, तुम लोग ही बोल रहे हो, मैंने नहीं देखा। नहीं सर 1.97. हाँ सर 1.9. 1.97 कर लो, इसको भी 1.97 कर लो। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे h मिल जाएगा, यही h चाहिए था। आप Yes. लोगों ने कुछ और किया क्या? So थोड़ा कैलकुलेशन में घुस गया. तो दोबारा वैल्यू डाल के, वैल्यू मत डालो, ऐसे ही कर लो ना, जरा फटाक से आंसर बताओ।
Sir, approximately 3.6 into 10 raised to 4 kilometers. किलोमीटर में कितना आया? 3.6 into 10 raised to 4. थ्री पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁴ ऐसा? हाँ sir. दैट इज 36,000 नहीं, हाँ 36,000 किलोमीटर ऐसा? हाँ sir. हाँ, सही आंसर है, सही आंसर है। आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा लीक से हटकर है, चलो ये बाद में, सब बाद में देखेंगे, सब कुछ बैच में करा देंगे। क्या पढ़ाते वक्त तो दे दो ना, से ट्राई कर लेंगे। मुझे केपलर्स लॉ पढ़ाना है, 45 मिनट्स बचे हैं, वही सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन कराने के बाद पढ़ाऊँ या छोड़ दो उसको। चलो ये क्वेश्चन करो फटाक से, जल्दी करना, लेकिन ये थोड़ा सा हट के, कैलकुलेशन नहीं है कुछ, ये पक्का है इसमें, लेकिन थोड़ा सोचने का काम है इसमें। कैलकुलेशन नहीं है, सोचने का काम है, करो। मतलब मुझे आंसर आप डेल्टा आर आर इस सब के टर्म में भी दोगे तो चलेगा, ठीक है? आंसर में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कैलकुलेशन में टाइम मत लगाओ, डेल्टा और आर के टर्म में आंसर दे दो, काम चलेगा। देखो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया, क्वेश्चन एकदम चिंदी है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ इसलिए दिया कि जो डेल्टा आर आपको 70 किलोमीटर दिख रहा है ना, सब लोग सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. और ये 7,000 किलोमीटर दिख रहा है, तो अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि ग्रेविटेशन के चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहता है, ये बात तो समझ आ गया। हाँ sir. Yes. हाँ तो sir. एक्चुअल में क्या करना है मुझे, फॉर्मूला इसमें सबको मालूम है, सबको सब कुछ पता है, नया कुछ नहीं बताता हूं मैं, बट फिर भी इस थोड़ा सा इस टॉपिक के साथ प्रॉब्लम यह है कि गलती फिर भी होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के कारण। तो कैलकुलेशन में जहां जहां शॉर्टकट की गुंजाइश है वो सिखाना पर्पस है, इसके लिए ये दिया। तो देखो एक तरीका तो ये है कि एक में मैं आर ले लूंगा 7,000 किलोमीटर और T1 निकाल लूंगा, है ना? हाँ sir. हाँ sir. R1 7,000 किलोमीटर ले लूंगा और T1 निकाल लूंगा, कुछ तो होगा। और फिर R2 में 7,000 माइनस 70, तो 7 6930. कितना बेटा? 6930. 6930. 6930, और ये सभी किलोमीटर वाले यूनिट में है, इसमें 10⁻³ अभी आना बाकी है। फिर T2 निकाल लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ये काम है। Yes sir. Yes, sir. तो वो काम करके जो आंसर निकालेंगे, जो भी आएगा, उससे बेहतर ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि dt/dr इज 2π√g मास ऑफ अर्थ 3/2, 3/2 माइनस 1, 1/2 होता है ना, Yes sir. 1/2,
मतलब रूट आर ऐसा। तो ये जो डेल्टा टी मेरे से पूछा है उसको मैं मोटे तौर पर 3 पाई अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ इंटू रूट आर इंटू डेल्टा आर ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो इस बात को? इसको भी थोड़ा और। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है वैसे? 7000 ना। और भी अप्रोक्सीमेशन वैसे कर सकते हैं, लेकिन चलो इतने से काम चल जाएगा। आर और डेल्टा आर के टर्म में ऐसा कुछ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके भी देखोगे तो आंसर इसी के आसपास आएगा, क्योंकि इसके दो हिंट हैं। एक तो वो 70 किलोमीटर वाला मैं बोला, जो 7000 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, और दूसरा यहाँ पर लिखा है व्हाट टाइम इंटरवल सेपरेट द पीरियोडिक अप्रोचेज ऑफ सैटेलाइट टू ईच अदर ओवर मिनिमम डिस्टेंस। ओवर मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस पर कब होगा? जब दोनों ऐसा होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। यस एक यहाँ और दूसरा यहाँ होगा, तो 70 होगा। हाँ, आया समझ में? Yes, sir. यस। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एलिप्स पढ़ चुके हो? यस सर। हाँ, sir. हाँ सर। ठीक है, फिर तो मुझे आसानी होगी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके क्वेश्चंस बुक वगैरह में बहुत कम है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स लॉ शुरू करो, उससे पहले कुछ एलिप्स का बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जरूरत होगी। नॉर्मल क्वेश्चन में तो नहीं, बट थोड़े बहुत भी अच्छे क्वेश्चन चाहे तो मैथ का एलिप्स ऐड करके इसको बनाया जा सकता है। इसको सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कहते हैं यस सर। Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेमी इसको माइनर सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ कहते हैं। Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेंटर ऑफ एलिप्स है वो अगर ओरिजिन है, और नहीं तो उस हिसाब से शिफ्ट कर लेंगे। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Plus y square by प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Yes, sir. दो फोकसेस होते हैं, यस। सर ए कॉमा जी इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा 0 और इसका माइनस ए ई कॉमा 0, Yes, sir. है ना? सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। yes, और ई क्या होता है? तो ऐसा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो एलिप्स में इतना कुछ तो आपको पहले से मालूम होगा। मालूम है सबको ना? यस। Yes, sir. हाँ yes, केपलर का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। केपलर्स लॉ एज सच देखा जाएगा इंडिविजुअली तो कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट सिग्निफिकेंस इसका ज्यादा इसलिए है कि केपलर ने इस लॉ को उस समय दिया था जिस समय गैलीलियो का टेलीस्कोप भी नहीं आया था। समझ रहे हो?
यस हाँ Yes. प्लैनेट को देखना तो दूर की बात है, केवल थ्योरेटिकली इसने केपलर ने कैलकुलेट करके अपने एजम्पशन को लेकर कैलकुलेट करके कि अर्थ के अराउंड कितने प्लैनेट हो सकते हैं, कितने कितने डिस्टेंस पर हो सकते हैं, कौन कौन से ऑर्बिट में घूम कर रहे होंगे, क्या क्या उसकी स्पीड होगी, इस सब का एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दिया, वो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में जहां पर टेलीस्कोप भी हमारे पास नहीं था। बाद में जब ये साइंस हमारा इवॉल्व हुआ, गैलीलियन टेलीस्कोप आया और ये सब, और उसके बाद और भी साथ में पैरेलल थ्योरी डेवलप हुई विच इज सपोज टू बी मोर एक्यूरेट, तो उस सब से जो रिजल्ट आया वो सब केपलर के कैलकुलेशन को मैच करता था। ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, समझ रहे हो? हाँ तो क्या है कि हाँ। इस फंडामेंटल के बाद यूनिवर्स को एक्सप्लोर करके आगे कुछ भी करने के लिए एक नया रास्ता मिला। एनीवे, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर ने सजेस्ट किया कि ऑल प्लैनेट्स moves around sun in an elliptical orbit with sun at one of its focus। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैं कह रहा हूं थ्योरेटिकल लॉ है। अब ऑर्बिट का पाथ एलिप्स होगा, कहोगे सर इसको प्रूव करके बताओ, नहीं बता सकता। तो ये सन है और प्लैनेट मूव कर रहा है, क्रिटिकल पोजीशन, ये दोनों, इसमें ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यस Yes. और ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस को R1 कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस को मान लो R2 कहते हैं। जस्ट ऐसे ही, इसका लॉ से लेना देना नहीं है, लॉ तो उतना ही था, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। यहाँ पर जो स्पीड होगी ये मिनिमम होगी Yes. यस हाँ सर। और यहाँ पर जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। हाँ सर। कॉमन सेंस है। R1 प्लस R2/2 इसका वैल्यू हमेशा A के बराबर होगा। हाँ सर। अच्छा, और क्या क्या रिजल्ट काम दे सकता है वो बताना। अच्छा, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, एपोगी या पेरिगी? पढ़े होगे बचपन में ज्योग्राफी में। हाँ पढ़े थे सर, अभी याद पेरी मिनिमम डिस्टेंस को शायद पेरी होता है, पेरी पेरी होता होगा। हाँ, और मैक्सिमम डिस्टेंस एपोगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। पेरिगी को पेरिलियन भी बोलते हैं, बट उतना लंबा चौड़ा अपने को क्या करूँगा पढ़ के, जस्ट ऐसे ही बता दो क्योंकि ये सब टर्म क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये पेरिगी, PERIGEE, शायद स्पेलिंग मुझे नहीं आता है, या एपोगी, APOGEE। ठीक है, सर पेरिहिलियन भी बोलते हैं। हाँ पेरिलियन भी बोलते हैं, एफिलियन भी बोलते हैं, बट वो और कोई लिटरेचर की क्लास तो है नहीं कि लिखूं, बोलोगे तो लिख दूंगा हाँ सर वैसे ही पूछा। पेरिलियन और इसको एफिलियन, ऐसा कुछ। स्पेलिंग मुझे नहीं आता इसलिए मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक है अच्छा, कुछ तो बताने वाला था, भूल गया मैं तेरे इसके चक्कर में। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कहीं जरूरत होगी, फर्स्ट लॉ का पार्ट नहीं है, ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये तो क्या है कि सारे फोर्सेस इंटरनल हैं,
सन प्लैनेट पे लगा रहा है, प्लैनेट सन पे लगा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, हाँ सर। है ना। हाँ तो m मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v1 इंटू r1 इज इक्वल टू m v2 इंटू r2 लिख सकते हैं। लेकिन यही काम बोलोगे मैं हर जगह करूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर अगर मैं कहूं तो टेंजेंट वेक्टर, सॉरी मतलब टेंजेंट वेक्टर r पर परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं उसमें थीटा का टर्म आएगा, इसके लिए क्लियर है। यस सर। बट हाँ, इसमें तो लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर ही होगा ना, यस सर। तो होगा हर जगह, बट वहां पर मैं उसको r क्रॉस p लिखूंगा, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ। एज फार एज फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट इज कंसर्न, वो उतना ही था। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया, जो आपको कहीं जरूरत पड़ सकती है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर सेकेंड और थर्ड लॉ पे आते हैं। हो गया, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लॉ ऑफ एरिया पढ़ा है बेटा तुम लोगों ने। हाँ सर, पढ़ा था पहले। हाँ क्या सर। है, क्या है? सर जब वो Sir, सन it के पास covers रहता है तब। it covers an equal amount of area in equal amounts of time. वेरी गुड। चलो ऐसा सोचते हैं कि किसी मोमेंट पर प्लैनेट यहाँ है। अभी मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय प्लैनेट की वेलोसिटी v है, थोड़ी देर के बाद dt टाइम में, एकदम थोड़ी देर के बाद, मुझे समझाना है इसलिए मैंने बढ़ा लिया, ये प्लैनेट यहाँ पहुंच गया p डैश पर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, dt टाइम में, ये ऑलमोस्ट इसके आर्क लेंथ के ही बराबर है। ऑलमोस्ट क्या है, v dt हो गया, ये है ऐसा। यस। अब अगर मैं इस एरिया को देखूं, इसको r बोल देते हैं। इस एरिया को अगर मैं देखूं तो ये जो एरिया स्वेप्ट आउट किया, मान लो वो वैल्यू dA है, तो इस dA को एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये एंगल अगर थीटा है तो v dt साइन थीटा, ऐसा कुछ। यस। ठीक है,
तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि dA/dt इज इक्वल टू v इंटू r इंटू साइन थीटा इंटू 1/2, ऐसा कुछ है Yes. ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2m मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू वी इंटू आर इंटू साइन थीटा। Yes. तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये जो एम वी आर साइन थीटा है, एक बार ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंट है। ये Angular. हाँ v वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, समझ रहे हो। तो ये r क्रॉस p है, Yes. r क्रॉस p का मैग्नीट्यूड, मोर प्रिसाइजली ऐसा, Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ r क्रॉस p ऐसा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m is dA/dt, and since angular momentum will remain conserved, dA/dt will remain constant, Yes. है ना। अब ये जो मैंने एनालिटिकली बताया, इसका सेकेंड लॉ से कोई लेना देना नहीं, ये तो बाद में डिराइव हुआ ऐसा कुछ, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट पार्ट है वो, जो जैसा मैंने कहा केपलर ने ये सब खुद हाइपोथेसाइज किया, मतलब उसने कोई इस तरह के एनालिटिकल डेरिवेशन नहीं किए थे, ये उसकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है। यस। सो रेट ऑफ, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको इसकी जरूरत होगी, इस फॉर्मूले की जो ऊपर डिराइव किया मैंने। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। थ्योरेटिकली लॉ पे अगर आए तो हम लोग कहेंगे रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट आउट बाय line joining sun and planet will remain constant। आई बात समझ में। तो आप लोग पढ़े होंगे कि स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही ना। हाँ सर। यस सर। मतलब तो उसका यही हुआ। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। Yes. थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं।
तो केपलर ने सिंपली कहा था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू जो एलिप्टिकल ऑर्बिट का ए है ना, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दैट टू द पावर 3/2। आई बात समझ में? Yes. तो लॉ इतना ही है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, लिखते चलो इसलिए क्योंकि 6:15 से ही मेरी दूसरी क्लास है, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। प्रोपोर्शनल टू, आई मीन यहाँ 3/2 नहीं, यहाँ 3 होगा, 2 क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं कि केपलर्स लॉ में यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, केपलर्स लॉ इतना ही है। लेकिन अभी बताता हूं कैसे इसको ठीक करने के बाद, आई मीन इसको जब एनालिटिकली डिराइव करने की कोशिश की गई तो आपको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। अच्छा, मैं इस टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। जो सर्कुलर ऑर्बिट का आया था ना, Yes. इसलिए मैंने कहा था वो फॉर्मूला याद कर लो। T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट जी, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सन, और r टू द पावर 3/2 की जगह a टू द पावर 3/2। ठीक है, बट ये एक्सप्रेशन केपलर्स लॉ का हिस्सा नहीं है, समझ रहे हो? केपलर्स लॉ हाँ। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बताया, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, तो मैं एक्सप्रेशन बता देता हूँ कहाँ से आया, बट इसका प्रूफ आपको पढ़ना नहीं है। प्रूफ कैसे होगा, मैं इक्वेशन वगैरह लिख देता हूँ। यहाँ तक कॉपी कर चुके हो? हाँ Yes. सर। अब एक बार समझने की कोशिश करो कि ये कहाँ से आया, बट इसको पूरा डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो इतने ज्यादा इक्वेशन बनेंगे ना कि दिक्कत हो जाएगी। एक स्पीड यहां ले लो v2, एक स्पीड यहां ले लो v1। इस डिस्टेंस को r2 बोलेंगे, इस डिस्टेंस को r1 बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन हम लिखेंगे कि m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2। कोई दिक्कत नहीं? No, sir. दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन से लिखेंगे -g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू -g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? Yes. तीसरा इक्वेशन हम लिखेंगे r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत नहीं? Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अच्छा, तो मुझे लगता है इतने इक्वेशन के अलावा और कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इंडिविजुअली r1 r2 भी लिखना चाहो तो जस्ट मैं लिख देता हूँ तो जरूर हो जाएगा। r1 1 किसको लिया है? मिनिमम वाले को लिया है या मिनिमम वाले को लिया है? मिलेगा। तो r1 को मैं लिख दूंगा
A into 1 minus E और R2 को A into 1 plus E। सोच के देखो। Yes. Yes, sir. और इन दोनों से फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इन सब को यूज करने के बाद हम लोगों को ये जो टाइम पीरियड का रिलेशन है ना वो मिल जाएगा। अब तुम कहोगे टाइम पीरियड के रिलेशन में तो आई मीन मुझे तो ये पूरे में कितना टाइम लगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऐसा कुछ चाहिए होगा ना। समझ रहे हो तुम क्या कहना। अच्छा पहले तो कॉपी करो, चलो इसको कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हो गया सर कॉपी। हो गया। अच्छा तो अब कहोगे कि इसमें टाइम पीरियड तो आया नहीं, मिलेगा कैसे? लिख लिया सबने? यस अब देखो टाइम पीरियड के लिए क्या है, क्यों मैंने बी को इंट्रोड्यूस किया, सब ध्यान से समझो। डी ए बाई डी टी सेकेंड लॉ से मुझे मिल चुका है एल बाई 2m, यस है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पूरे एरिया को लिख दूं पाई ए बी यस इज इक्वल टू एल अपॉन 2m इंटू टी। यस एक्चुअल में मुझे टी क्या मिलेगा, पाई ए बी एम अपॉन एल, ठीक है। और एल क्या होगा, तो ये v1 v2 निकलने के बाद आइदर एम v1 r1 या एम v2 r2, इसको एल लिख देंगे, Yes. है ना। तो ये लेंदी कैलकुलेशन है, इसके लिए मैंने कहा कि इसकी जरूरत, वैसे करोगे बैठ के आराम से तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। इससे ज्यादा एक भी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पूरा लेक्चर हम लोग आप लोग प्रॉब्लम शुरू कर दीजिए, कोई भी एनी बुक, एनी बुकलेट, एनी असाइनमेंट जो भी दिया है कुछ भी कर सकते हो। बट मेरा एक पूरा लेक्चर केवल और केवल केपलर्स लॉ के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा, क्योंकि इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टेंशन देता है, ठीक है। यस Yes. नेक्स्ट अब ठीक है एक सर। वर्ड भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। केपलर्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको असाइनमेंट भेज सकते हो पोटेंशियल के, और उसके आपने 3 ही भेजा है। अच्छा कितना भेजा है मैंने? 3 सर अभी भेजा तक 3 हुआ है। 3 भेजा है, तो 2 और होंगे, मैं अभी भेज देता हूँ। ओके तो बस एक सर्कुलर ऑर्बिट का और एक केपलर्स लॉ का 2 असाइनमेंट मैं भेज देता हूँ अभी। Okay, sir. Thank Okay, you, sir. sir. Bye, sir. चलिए बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.